तो मोल कॉन्सेप्ट कल कुछ डिस्कस किया था, ठीक है ना, तो डेफिनेशन नहीं बताया था। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो जानना है डेफिनेशन। तो मोल किसको बोलते हैं? मोल उस अमाउंट को बोलते हैं जिसमें उतना ही नंबर ऑफ एटम्स होता है जितना कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम होता है। यानी कार्बन 12 ग्राम कार्बन अगर लेते हैं, कौन सा कार्बन? कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 3 तरह का कार्बन होता है, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। तो कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम हम लेंगे। कार्बन आइसोटोप जो C12 है उसका 12 ग्राम लेने के बाद, 12 ग्राम लेने के बाद उसमें नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे। उसमें जितना नंबर ऑफ एटम होगा उसी को हम लोग बोलते हैं 1 मोल। समझ में आया बात? हाँ, कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप हम कितना लेंगे? 12 ग्राम, ठीक है। उस 12 ग्राम में हम देखेंगे कितना एटम है, काउंट करेंगे। जितना एटम होगा कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम, कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम में जितना होगा नंबर ऑफ एटम, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 मोल। उसी को हम लोग बोलते हैं 1 मोल। यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितना भी नंबर ऑफ एटम्स है उतना एटम किसी के भी पास है तो वो 1 मोल कहलाएगा। समझ में आया? उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। सो मोल इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी स्पेसिफाइड एलिमेंट्री पार्टिकल एज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, लेकिन ये जो डिसाइसिव रिजल्ट आया जिसको हम लोग 1 मोल बोलते हैं कि कार्बन 12 का 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ एटम होता है उसी को 1 मोल बोलेंगे, ये कैसे आएगा? क्योंकि अल्टीमेट एटम तो हमको दिखता नहीं है। एलिमेंट्री चीज़ चाहे वो मॉलिक्यूल भी नहीं दिखता है। तो सिंगल मॉलिक्यूल हम देख सकते हैं? नहीं देख पाएंगे। सिंगल एटम नहीं देख पाएंगे, दिखता ही नहीं है ना। उसको देखने के लिए बहुत सारा एटम और बहुत सारा मॉलिक्यूल जब जमा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, तब देख पाते हैं। तो शुरुआत में हम लोग मोल को बोलते थे हीप ऑफ सब्सटेंस। हीप मतलब जमा हो गया ना, कोई चीज़ जमा करते हैं तो हीप बनता है कि नहीं? हाँ, बनता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीप ऑफ द सब्सटेंस। इनिशियली हम लोग मोल को क्या बोलते थे? हीप ऑफ द सब्सटेंस। हीप ऑफ द सब्सटेंस, क्योंकि 1-2 एटम, सिंगल एटम, सिंगल मॉलिक्यूल तो हमको दिखता ही नहीं। तो जब बहुत सारा जमा हो जाता था तो हमको दिखता है। बहुत सारा जमा है तब ना हम लोग इतना बड़ा बॉडी दिख रहे हैं। तुम्हारे बॉडी का एक एटम, एक मॉलिक्यूल हमको दिखेगा ही नहीं, है ना। तुम्हारा बॉडी का सिंगल मॉलिक्यूल हम नहीं देख पाएंगे, हैं? लेकिन तुमको हम देख पा रहे हैं क्योंकि तुम हीप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि तुम हीप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। बहुत सारा मॉलिक्यूल्स जमा हो गया तब ना तुम इतना बड़ा है। समझ गए? लेकिन अगर हम चाहेंगे कि नहीं तुम्हारा एक मॉलिक्यूल देख लें, नहीं देख पाएंगे। आज तक कोई नहीं देख पाया। तो जब बहुत सारा जमा होता है तब हमको दिखना शुरू होता है, क्योंकि आँख हमारा उतना कैपेबल नहीं है कि देख सके। हमारा विजन का लिमिटेशन है, हम देख नहीं सकते, ठीक है ना। उसका माइक्रोस्कोप से हम बैक्टीरिया भी देख सकते हैं, लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल नहीं देख सकते। आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना जिससे सिंगल मॉलिक्यूल और सिंगल एटम देख सके, ठीक है ना। आज तक वैसा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बना। अब जो हम बैक्टीरिया देखते हैं उसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल रहता है तब ना वो बैक्टीरिया बना है। और कहेगा सिंगल सेल बैक्टीरिया होता है ना, सिंगल सेल तो एक ही मॉलिक्यूल नहीं, एक मॉलिक्यूल नहीं होता, उसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल। वो सिंगल सेल है, सिंगल मॉलिक्यूल नहीं कहा गया है, वो सिंगल सेल बैक्टीरिया है। समझ गया ना। लेकिन वो सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, उसमें मॉलिक्यूल बहुत सारा है, इसलिए हम देख पा रहे हैं। वो भी माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख पा रहे हैं, नेकेड आई से तो नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसी तरह से इस पर चला कि आखिर हम हीप ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना लें, कि कैसे लें, बहुत रिसर्च चला, ठीक है।
रिसर्च करते करते इसी बीच में डेफिनेशन भी आ गया कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कंपैरिजन करते हैं तो वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर आता है। यही ना हुआ था, हैं? तो इस पर भी बात चली, सब रिसर्च होते होते लास्ट में ये पता चला, मतलब सब सोचने लगा कि एक कोई तो सिग्निफिकेंट नंबर लें। जैसे रुपये पैसे काउंटिंग के लिए एक सिग्निफिकेंट नंबर ले, नापने के लिए मीटर सेंटीमीटर बनाते हैं, तो यहाँ भी काउंटिंग करने के लिए कोई सिग्निफिकेंट नंबर तो होना चाहिए। अब कुछ भी तो नंबर नहीं ले सकते हैं, जो भी नंबर लेना होगा उसका कुछ न कुछ साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए। तो बहुत रिसर्च चला, तो अंत में पता चला कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में 6.022 × 10⁻23 जो है एटम होता है, ठीक है ना। कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितना एटम होता है? 6.022 × 10⁻23। और इसी के कंपैरिजन से सबका एटॉमिक मास निकालते हैं कि कार्बन के एक एटम के 12th पार्ट से कोई चीज़ कितना गुना भारी है वही उसका एटॉमिक मास है, और कोई मॉलिक्यूल कितना गुना भारी है तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। तो स्टैंडर्ड तो यही मान लिया गया है। तो इसीलिए ये भी डिसाइड किया गया कि इसके 12 ग्राम से ही तो हम कंपैरिजन करते हैं, इसके 12 ग्राम में ही तब देखेंगे। इसका एटॉमिक मास 12 आता है, किसका? कार्बन 12 का एटॉमिक मास 12 आता है, तो देखते हैं इसका 12 ग्राम लेकर के कितना आता है। तो कार्बन के 12 ग्राम को लेकर के जब उस पर एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि आज के समय में इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, है ना। ये जो मोल कॉन्सेप्ट आया है ना 1962 में आया, उसके पहले नहीं था, ठीक है। ये जो मोल कॉन्सेप्ट आया है ये मॉडर्न केमिस्ट्री का इवोल्यूशन है, समझ गए ना। ये कब आया है? 1962 में आया, इसके पहले कोई मोल कॉन्सेप्ट नहीं था, समझ गए। तो इसी तरह से रिसर्च करते करते ये पता चला कि ये जो कार्बन के 12 ग्राम में जितना होता है नंबर ऑफ एटम, उतना ही देखते हैं किसी का भी एटॉमिक मास ले लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम उतना ही आता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का 16 ग्राम ले लिए तो उसमें भी देखा गया कि एटम इतना ही होता है, 6.022 × 10⁻23। नाइट्रोजन का 14 ग्राम अगर ले लेते हैं तो उसमें भी देखा गया कि 6.022 × 10⁻23 एटम होता है। यही बात समझ में। तो जब इस तरह से रिसर्च चला तो ये एक नंबर जो है स्टैंडर्ड नंबर बन गया, ठीक है। चूँकि ये सब डेफिनेशन जो है एवोगैड्रो के हेल्प से ही निकला है, इसलिए इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कह दिया गया है ना। ये सब जो डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन सब एवोगैड्रो का जो हाइपोथेसिस आया है, जो डिस्कस किए हैं पीछे, उसी के बेसिस पे आया है। इसीलिए उनके याद में 6.022 × 10⁻23 जो ये नंबर है इसको एवोगैड्रो नंबर कहा गया। समझ में आया? हैं? तो मोल किसको बोलते हैं? हीप ऑफ द सब्सटेंस को। ये पहले यही हुआ हीप, जब तक हीप नहीं होगा तब तक हमको दिखेगा नहीं, ठीक है। ये एक्चुअल डेफिनेशन हो गया। और उसके बाद जो है देखा गया 12 ग्राम कार्बन 12 contains 6.022 into 10⁻23। आया वो समझ में? हैं? इसी को 1 मोल बोल दिया गया, 6.022। चूँकि 12 ग्राम मतलब 1, वैसे को स्टैंडर्ड मान लिया गया, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और 12 ग्राम में इतना ही पार्टिकल मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको एक स्टैंडर्ड नंबर मान लिया गया, इसको 1 मोल मान लिया गया और इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहा गया, ठीक है। 1022 × 10⁻23 को मान लिया गया 1 मोल, ठीक है। पार्टिकल लिख देते हैं, इतने पार्टिकल को 1 मोल मान लिया गया। समझ में आ गया? क्लियर? यही है मोल कॉन्सेप्ट। मतलब क्या हो, इतना पार्टिकल का मास 12 ग्राम, इतना पार्टिकल लेंगे कार्बन का तो उसका मास 12 ग्राम,
मतलब इतना पार्टिकल किसी का भी ले लेंगे तो वो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होगा। आ गया बात समझ में? हैं? लिख लिया है सब? तो सबसे पहला मीनिंग क्या मिल गया? 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम अगर हम लेते हैं तो इसका मास होता है 12 ग्राम। इसका मास होता है 12 ग्राम। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मास of 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। ठीक है, हाँ आया बात समझ में? ये क्या हो सकता है? अगर एटम है तो एटॉमिक मास हो जाएगा। अगर एटम है तो एटॉमिक मास होगा। आई बात समझ में? अगर मॉलिक्यूल है इतना तो मॉलिक्यूलर मास होगा। इसको हम नीचे लिखते हैं। इतना ही पार्टिकल है, अगर वो पार्टिकल एटम है तो एटॉमिक मास होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, और आयन का मास तो मॉलिक्यूलर पार्ट एटम के बराबर होता है, इसलिए उसके अलग से नहीं लिखाना। ठीक है, आई बात समझ में? तो समझ में आया? इतना ही पार्टिकल रहेगा तो वो एटॉमिक मास हो जाएगा, इतना ही पार्टिकल रहेगा मॉलिक्यूल का तो वो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं कि ऑक्सीजन का मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एटॉमिक मास के बराबर, एटॉमिक मास। ठीक है, आ गया समझ में? कितना होता है एटॉमिक मास? 16 ग्राम होता है, या 16 AMU लिखो, वो लिख सकते हो। समझ में आ गया? हाँ, उसी तरह से अगर हम लिखेंगे मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को O2 लिखते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ये कितना हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन है उसमें ना, तो 2 इंटू 16 इक्वल टू 32 AMU। देख रहे हो, नंबर उतना ही है, 6.022 इंटू 10⁻23, दोनों ऑक्सीजन ही है। एक ऑक्सीजन एटम है तो मास उसका आया 16 AMU। जब वो मॉलिक्यूल हो गया तो उसका मास आया 32 AMU, क्योंकि एक मॉलिक्यूलर मास है और दूसरा एटॉमिक मास। समझ में आया ये बात? हाँ, अब देखो ये तो गैस है ना, और एक चीज इसमें याद रखना, वॉल्यूम ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल, इसमें एटम नहीं रहेगा वॉल्यूम, क्योंकि जब एग्जिस्ट करेगा इस दुनिया में तब ना उसका वॉल्यूम होगा। एटम तो एग्जिस्ट करता नहीं इस दुनिया में, वो तो रिएक्शन के समय बनता है और बिगड़ता है। हाँ, ये होता है 22.4 लीटर। ठीक है, एट STP, एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है?
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसमें हम लोग जिंदा रह रहे हैं। आई बात समझ में? जिसमें हम लोग हैं, जिंदा है। आई बात समझ में? तो एसटीपी के ऊपर अगर एसटीपी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो इतना अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेंगे तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। समझ गए हैं? अगर इतना ही नाइट्रोजन ले लेंगे तब क्या होगा? 23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तब कितना होगा वॉल्यूम? उतना ही होगा। दुनिया का कोई भी गैस है, दुनिया का कोई भी गैस है, सबका वॉल्यूम सेम होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। अगर ये नंबर सेम है तो वॉल्यूम भी सेम। ठीक है? ऑक्सीजन रहे, नाइट्रोजन रहे, कार्बन डाइऑक्साइड रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड रहे या और कोई गैस रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस गैस का नंबर ऑफ पार्टिकल इतना है, उसका वॉल्यूम इतना है। ठीक है ना? आया बात समझ में? मतलब क्या हो गया? ये वॉल्यूम जो है 32 AMU का है वॉल्यूम। ये भी रिलेशन एक लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास का वॉल्यूम इतना होता है। आई बात समझ में? मॉलिक्यूलर मास 32 है ना। 32 AMU अगर ऑक्सीजन है हमारे पास तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। लिख सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि ये तो 1 मोल है, दोनों पार्टिकल सेम है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। हाँ, तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा तो उसका मास कितना होगा? 32 AMU। आ गई बात समझ में? Therefore mass of 22.4 liter oxygen equal to how much? 32 AMU। होगा कि नहीं? होगा ना? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, तो बराबर होगा कि नहीं? आ गया बात समझ में? उसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। कितना होगा? एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो हो जाएगा 2 इंटू 14 28 AMU। 28 AMU होगा। तो वही होगा अगर हम यहाँ पर देखें मास ऑफ 22.4 लीटर नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 28 AMU। आ गई बात समझ में? हाँ, ये भी एक रिलेशन हुआ। ये सब न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा बनाने। समझ में आ रहा है ना? हाँ, उसके बाद एक और लिखेंगे मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नाइट्रोजन एटम। कितना होगा? 14 AMU। यही ना एटॉमिक मास। और ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। 28 AMU क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास हो गया। और 14 AMU क्या हो गया? एटॉमिक मास हो गया नाइट्रोजन का। ठीक है? तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का 28 AMU जाया, ये क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास। और नाइट्रोजन एटम का 14 AMU हो रहा है, इतना ही पार्टिकल्स है। हाँ, तो कितना है? 14 AMU। ये नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास हुआ। आया समझ में? मोल कॉन्सेप्ट यही है, मोल कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आया कि नहीं? तो ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23
इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। इसको क्या बोलेंगे? एवोगाड्रो नंबर। ऐसे करके इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर। और अभी जस्ट बताए 2.4 लीटर बताया ना। ये वॉल्यूम कितने का है? 1 एटॉमिक मास यानी 1 मोल का वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हो गया ना। हाँ, 6.022 इंटू 10⁻23 को 1 मोल बोलते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे मोलार वॉल्यूम। जिस तरह से एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास को मोलार मास बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास को, उसी तरह से इस वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं मोलार वॉल्यूम, ठीक है ना। 6.022 इंटू 10⁻23 को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल, ठीक है। उसी तरह हम लोग 22.4 लीटर अगर कोई गैस होगा उसको भी बोलेंगे 1 मोल। अंडरस्टूड? आगे आवाज समझ में? हाँ, 22.4 लीटर को हम लोग जो है 1 वॉल्यूम भी बोलते हैं। ये भी याद, 22.4 लीटर को हम लोग 1 वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में? हाँ, दिस इज कॉल्ड मोलार कॉन्सेप्ट, ठीक है। नोट इट डाउन। ठीक है, अब है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अब देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये कहीं पर लिखा हुआ है H2SO4, ये कितना को रिप्रेजेंट करता है पता है? H2SO4 लिखा हुआ है, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है तो कितने को रिप्रेजेंट करता है? कितना होगा इसका काउंटिंग कितना होगा? हाँ, कितना होगा? 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रिप्रेजेंट्स 1 मोल, यानी H2SO4 लिखा हुआ है तो 1 मोल हो गया ये, कोई भी फॉर्मूला। अब यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन, तो क्या हो गया? ये भी 1 मोल हुआ, ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल हुआ, रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अब लिखा हुआ है H, ये भी 1 मोल है, लेकिन ये 1 मोल ऑफ एटम है। समझ में आया? H2 रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, H रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ एटम। तो दुनिया में जो भी सिंबल है और फॉर्मूला है, बाय डिफॉल्ट वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। दुनिया में जितना भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या सिंबल है, वो बाय डिफॉल्ट 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। अगर स्पेसिफाई कुछ भी नहीं किया हुआ है, इसका मतलब है वो 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया? 1 मोल का रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हो गया? कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिंबल, है ना। ये सिंबल कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ H2। ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। नहीं, कोई भी सिंबल है वो 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है वो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज तक तुम लोग यही जानते थे एक H लिखा मतलब एक एटम लिखा हुआ, एक नहीं है वो, कितना ज़्यादा है समझ लो। 6 के ऊपर 23 को जीरो देना है, 6 के ऊपर
23 जीरो बैठा दो, उतने एटम को रिप्रेजेंट करता है, उतने मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है वो सिंबल। समझ में आई बात? हाँ हाँ, तो देखने में सिर्फ लगता है एक ही, लेकिन कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, समझ रहे हो ना? हाँ, इतना रुपया हो जाए हमारे पास तो हम जिंदगी भर नहीं कमाएंगे। 1 मोल रुपया हो गया मेरे पास तो, हाँ, बैठ कर खाएंगे और लिखेंगे सिर्फ 1 मोल। हाँ, लिखेंगे मेरे कितने रुपया है मेरे पास, 1 मोल ऑफ रुपीज। पूरी जिंदगी सो के गुजार देंगे, ठीक है ना? हाँ, तो याद रखना कितना बड़ा वैल्यू है एक सिंबल का, ठीक है? ओके।